हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, ये लॉन्ग वीकेंड काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहा और इसमें कई ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसका इम्पैक्ट आज हमें मार्केट में देखने को मिला। तो वो डेवलपमेंट्स क्या थी? तो पहला, पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग। दूसरा, एस&पी ने हमारे गवर्नमेंट की जो रेटिंग है, हमारी कंट्री की जो रेटिंग है, उसे थोड़ा बढ़ा दिया। और तीसरा, जीएसटी में कुछ कटौती करने के भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि इन सब का हमारे मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो आज हमें तेजी देखने को मिली, क्या वो सस्टेन करेगी और आने वाले दिनों में वो तेजी जारी रहेगी। तो जैसा कि होता है कि जब इस तरीके के नेगेटिव एनवायरनमेंट में कोई भी एक पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है और आज भी वही हुआ और मार्केट्स गैप अप खुले और वहां से थोड़े ऊपर गए और 25,000 के लेवल के आसपास से वापस मार्केट्स गिरने शुरू हुए। करीब 120-30 पॉइंट्स का फॉल हमें टॉप से देखने को मिला। तो क्या ये रैली आगे भी सस्टेन होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके हम उन रीजंस के बारे में बात करते हैं और उसका मार्केट और हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला, हम ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग की बात करते हैं। तो इसमें एक्चुअली हमारे कंट्री से इसका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हमें एक उम्मीद थी कि शायद कुछ वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा और हम जैसे रशिया से ऑयल खरीदते हैं वैसे ऑयल भी खरीदते रहेंगे और साथ में हमारे जो सेकेंडरी टैरिफ्स लगे हैं 25% के एक्स्ट्रा, वो भी हट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक तरीके से हम बीच में ही लटकते हुए दिखे। तो इसको हम कैसे एनालाइज करें? देखिए, जब ये मीटिंग शुरू हुई थी उससे पहले ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है और मैंने आपके साथ डेटा भी दिखाया कि किस तरीके से उसमें कमी आई है। लेकिन क्या इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा? और अगर करेगा तो क्या वो ट्रम्प के प्रेशर में आकर हम इस ऑयल को खरीदना बंद करेंगे? तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, रशियन ऑयल खरीदने का फायदा क्या हमें मिला, क्या आपको मिला? बिल्कुल नहीं, हमारे ऑयल के प्राइस कम नहीं हुए। फायदा किसको मिला? फायदा अगर आप देखिए तो 2 लोगों को मिला, शायद 3 लोगों को मिला। तो उनका फायदा ऐसा लगता है कि इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका परिणाम क्या होगा? अगर हम रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? क्या हमें कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम महंगा ऑयल खरीदेंगे, शायद हमें अमेरिका से भी खरीदना पड़े और हमें तो नुकसान होगा ही, लेकिन उन 2 लोगों को भी नुकसान होगा और उनको ज्यादा नुकसान होगा। और अगर हम रशियन ऑयल खरीदते रहते हैं और साथ में हमारे टैरिफ्स भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो किसको नुकसान होगा? उन 2 लोगों को तो फायदा होगा, हमें नुकसान होगा। तो इसलिए कोई ऐसा सेंस अभी तक तो नहीं बनता है कि रशियन ऑयल खरीदना हम बंद करने वाले हैं। जैसा था वैसा चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएंगे तो वो लगते रहेंगे और उसका बोझ, हम जैसे इतने सारे टैक्सेस का बोझ उठा रहे हैं तो उसका भी बोझ उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो चूंकि हमें इससे कोई क्लैरिटी नहीं मिली इस इवेंट से, और जो रशिया यूक्रेन का वॉर था उसमें भी कोई फिलहाल सीज फायर के आसार नहीं है। जो उम्मीद हम लगा रहे थे वो भी नहीं होने वाले। हाँ, ये बात सही है कि ये कहा गया है कि एक और राउंड की मीटिंग आगे होगी जिसमें ट्रम्प जो है नेटो कंट्रीज के साथ कंसल्ट करेंगे और फिर यूक्रेन के साथ कंसल्ट करके करेंगे। तो एक होप है सीज फायर होने की, जो कि रशिया, अमेरिका और यूक्रेन का मामला है। लेकिन उससे हमारे जो इकोनॉमी मार्केट का फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि कोई लेना देना है। मुझे लगता है जैसे सिचुएशन थी उसी तरीके से चलेगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जब ये सारी इस वीकेंड में ही ट्रम्प ने एक और चीज़ का अनाउंसमेंट किया कि जो उनका डेलीगेशन बीटीए की मीटिंग के लिए आने वाला था अगस्त 27 को, उसे भी उन्होंने इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। यानी कि नो टॉक्स, यानी कि जैसे सिचुएशन थी वैसे ही
चलेगी। तो इसलिए इसका तो कोई मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता हुआ हमें दिख रहा है। अब हम दूसरे इशू की बात करते हैं कि एस&पी ने इंडिया की रेटिंग को एक लेवल बढ़ा दिया है। देखिए 2007 में हमारी रेटिंग को एस&पी ने BBB माइनस कर दिया था, और BBB माइनस का मतलब ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड की सबसे निचली रेटिंग है, यानी कि इससे नीचे की रेटिंग अगर हमें मिलेगी तो फिर हम एक तरीके से हमें कोई लोन नहीं देगा। तो अब उससे एक लेवल हम ऊपर एस&पी ने हमें कर दिया है, BBB। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ये कितना पॉजिटिव है। देखिए अगर हम देखें तो अभी भी हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग के सेकंड लास्ट पोजीशन पर है। तो ठीक है, हमारा इंप्रूवमेंट थोड़ा सा हुआ है, लेकिन ये कोई मेजर पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं कि इंडिया की रेटिंग BBB हो गई है और हम उसी लेवल पर हैं जिस लेवल पर इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया की लेवल भी BBB है। अब चाइना की अगर आप रेटिंग देखें A+ है, हमसे काफ़ी ऊपर, और कोई बड़ा मतलब सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि FII का पैसा क्यों वहाँ पर जा रहा है। अब USA की रेटिंग ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होगी, A+ है। जापान, जिसे हम क्लेम करते हैं कि हम जापान से आगे निकल गए हैं, तो उनकी रेटिंग भी A है। तो ओवरऑल ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब भी रेटिंग चेंज होती है तो जो हम कर्जा लेते हैं बाहर के देशों से, उसमें इंटरेस्ट रेट में थोड़ी गिरावट होती है। जब आपकी रेटिंग खराब होती है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जब आपकी रेटिंग अच्छी होती है तो आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है। अब इसको अगर हम थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो ये क्यों किया गया। भाई जब आपका प्रेसिडेंट, एस&पी तो US की कंपनी है, आपका प्रेसिडेंट बोल रहा है इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, ओके, और आप रेटिंग में अपग्रेड कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। और आप ऐसे टाइम पर अपग्रेड कर रहे हैं जब टैरिफ्स का खतरा लगातार बना हुआ है। तो इसका जो रीज़न मुझे समझ में आता है, हालांकि ये ऑफिशियल रीज़न नहीं है और आपको शायद कहीं ये सुनने या पढ़ने को ना मिले, मे बी प्राइवेटली लोग जब बात करते हैं तो इसकी बातें करते हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि अब ज़्यादा लोग हमें कर्जा देने को रेडी रहेंगे और हमारी कंपनीज को ज़्यादा कर्जा देने के लिए रेडी रहेंगे। तो इसका इमीडिएट फ़ायदा किसको होगा, उन कंट्रीज को होगा या उन कंपनीज को होगा जो हमें कर्जा देंगी। तो एक तरीके से फ़ायदा उनका ही है। ये बात सही है कि हमारा इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे देखिए कि अब हम ज़्यादा कर्जा लेंगे। अब अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 तक हमारा जो डेट है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल डेट को मिला लें तो वो 53 लाख करोड़ से 152 लाख करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका 25% सिर्फ इंटरेस्ट पे करने को ही जाता है। तो ये रेटिंग का बढ़ना दरअसल आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, इनफैक्ट ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अब और ज़्यादा हम कर्जा में डूबेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए।
तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए तीसरे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो अनाउंसमेंट हुई है इंडिपेंडेंस डे के दिन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जीएसटी में हम कटौती करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये इसमें इतना डिले क्यों किया गया, इसका मतलब पहले के रेट्स सही नहीं थे। और देखिए, अगर कोर्स करेक्शन 2 साल 3 साल में होता है तो उसको हम यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं कि चलो ठीक है, फीडबैक मिला, अच्छा नहीं था तो वो चेंज किया गया। अब 10 साल के बाद हम इस तरीके से बदलाव कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, इससे सबको फायदा होगा, लेकिन ये एक तरीके से ये प्रूव करता है कि जो सिस्टम अभी चल रहा था वो सिस्टम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। और अच्छी बात है कि लोगों ने रियलाइज किया और उसे फिक्स किया जा रहा है। तो इसमें तमाम बदलाव की बात की जा रही है, जो इनपुट क्रेडिट वगैरह का सिस्टम होता है, जो जीएसटी में छूट के फायदे होते हैं, सबकी बात चल रही है। लेकिन जो मेजर हमारे आपके फायदे की बात है वो क्या है? वो ये है कि अब 3 स्लैब्स रहेंगे, हालांकि 2 कहे जा रहे हैं लेकिन दरअसल 3 स्लैब्स हैं, 5%, 80%, 18% एंड 40%। 40% में जो लग्जरी आइटम्स और वो चीज़ें हैं तो उनको उसमें डाला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि 90% आइटम जो 28% पे थे उसे शिफ्ट करके 18% पे लाया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? सीमेंट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनका फायदा सबसे ज्यादा होगा। और अगर आप देखिए तो 99% आइटम जो 18% पे थे उन्हें 5% पे लाया जाएगा। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा आप देखिए तो सीमेंट, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे एसी वगैरह पे होता है। आज देखिए ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमें रैली देखने को मिली। मारुति का शेयर, मारुति जैसा दिग्गज शेयर भी आज 9% अप रहा। रियल्टी सेक्टर को आप देखिए, अच्छी खासी वहाँ हमें तेजी देखने को मिली। और बैंक्स को अगर आप देखेंगे ना तो बैंक्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहे, एनबीएफसी ज़्यादा एक्साइटेड रहे। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी तो लोन्स भी ज़्यादा बिकेंगे। तो इन रीजंस का इम्पैक्ट हमें मार्केट में आज देखने को मिला। लेकिन क्या मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था? मुझे नहीं लगता। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जीएसटी में जो कटौती की बात की गई है उसकी टाइमलाइन अभी नहीं बनी है। दूसरी चीज़, उन आइटम्स को अभी स्टेट्स के साथ डिस्कस किया जाएगा, कितने पे एग्रीमेंट होता है, कितने पे नहीं होता है, और ये अभी कुछ भी फाइनल नहीं है और ये दिवाली से पहले शायद हो। अब हम जानते हैं जब फ्यूचर की हम बात करते हैं तो कई सारी अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन ये बात सही है कि इसका फायदा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और सीमेंट, ऑटो, इन कंपनीज पर तो पड़ेगा, प्रोवाइडेड जिस फॉर्म में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं उस फॉर्म में इसका इम्प्लीमेंट हो। लेकिन ये कितना पॉजिटिव है? देखिए, एंड ऑफ द डे मार्केट्स अर्निंग्स पे चलते हैं, प्रॉफिट्स पे चलते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा बजट के दिन धुआंधार अनाउंसमेंट्स हुई थी और किस तरीके से ये कहा गया कि इससे कंजम्पशन में बूस्ट आएगा, कार्स की बिक्री बढ़ेंगी और तमाम होप हमारी जागी। लेकिन क्या हुआ? उसका कितना फर्क पड़ा? कार सेल्स में
इस क्वार्टर में डिप देखने को मिला है, लोन्स पे हमें डिप देखने को मिला है। तो उस वक्त काफी एक्साइटमेंट था, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए, लोगों ने काफी इसके बारे में बात की, लेकिन ना तो इकोनॉमी पर मेजर इम्पैक्ट पड़ा, ना ही मार्केट्स पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद देखिए कुछ ही महीने पहले आरबीआई ने बिग बैंग अनाउंसमेंट्स किए, रेट कट्स किए, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब तो इसका फायदा इंडस्ट्री को होगा और मार्केट्स को मिलेगा और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स खास करके चढ़ेंगे। लेकिन हुआ उसका उलट, बैंकिंग के शेयर भी पिटने लगे, मार्केट भी पिटने लगा। तो दरअसल मार्केट्स तभी चढ़ते हैं जब अर्निंग्स में बढ़त होती है। अर्निंग्स की हालत क्या है मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अब अगर आप इस वक्त देखें हमारी अर्निंग्स की क्या हालत है, इंडिया इंक के लगभग सभी रिजल्ट्स अभी आ गए हैं। तो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ये 9th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है, यानी कि 9 महीने से हम सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रहे हैं। और ये वीकनेस ऐसा नहीं है कि एक आध सेक्टर में है, इट्स अ वाइड स्प्रेड वीकनेस। अगर आप स्टील, सीमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को छोड़ दें तो सभी कंपनी में हमें इसका प्रभाव देखने को मिला। अब स्टील, सीमेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने थोड़ा बेटर किया, क्यों? क्योंकि एनर्जी, क्रूड के कॉस्ट थोड़े सबड्यूड थे, तो इसका फायदा उनको मिला। बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स में प्रॉफिट्स में भी डिप देखने को मिला और इनके रेवेन्यू में भी डिप देखने को मिला। तो यही तो हमारी इकोनॉमी का मेजर ग्रोथ इंजन है। इन्हीं सेक्टर में तो हमें सबसे ज्यादा होप है और वहीं हमें गिरावट देखने को मिली। अब देखिए नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ना, अगर आप सिर्फ फिगर को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं इस बार तो हमने अच्छा प्रॉफिट किया, 5 क्वार्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट किया। लेकिन दरअसल ये जो प्रॉफिट हमें ज्यादा दिख रहा है ये बिना टॉप लाइन ग्रोथ का है। और इसकी बड़ी वजह क्या है कि जो वन टाइम गेन हमें कंपनीज में देखने को मिला है, रिलायंस ने जो एशियन पेंट में स्टेक को बेचा उसका फायदा मिला, एचडीएफसी बैंक ने एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ लाया उसका फायदा उसे मिला। तो वो जो वन टाइम गेन था उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स थोड़े बढ़ते हुए दिखे। तो इसलिए ये जो अदर इनकम की वजह से हमें नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। इनफैक्ट मैं इन्हें बुरे रिजल्ट्स ही कहूँगा। ये बताने की कोशिश की जा रही है इन रिजल्ट्स के द्वारा कि ऑल इज नॉट वेल। और शायद यही डेंजर लोगों ने रियलाइज किया कि किस तरीके से कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, हमारा कंजम्पशन घट रहा है, कार की सेल्स में डिप आ रहा है, पावर कंजम्पशन घट रहा है। तो जब सब तरीके से प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं जाकर इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो अब ये जीएसटी रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि जीएसटी रिडक्शन से हमारा कंजम्पशन में बूस्ट आ जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और हम टैक्स कम कर दें तो क्या आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे? एक लेवल तक ही हमारा कंजम्पशन बढ़ पाएगा। इसलिए ये आज का जो मार्केट में हमें रैली देखने को मिली, एक तरीके से ये सेंटिमेंट्स की से ड्रिवन रैली थी। ये इस होप की एक रैली थी कि आने वाले दिनों में कुछ चमत्कार होगा और कंपनी के फॉर्च्यून्स बदल जाएंगे। इसका अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये रिडक्शन कितनी होंगी, किस पर होंगी, किस फॉर्म पर होंगी और कब तक होंगी। इसलिए थोड़ा हमें अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए बिफोर मेकिंग अ जजमेंट कि ये अच्छे चेंजेस हैं या बुरे चेंजेस हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे नॉन इवेंट मान रहा हूँ। ये तीनों जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इसे मैं एक तरीके से मार्केट के लिए न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ। अब आइए दोस्तों बात करते हैं मार्केट्स की। तो आज का मार्केट्स कैसा लगा? अब इसमें दोनों लोगों को मार्केट ने कंफ्यूज कर दिया। एक जो बेयर्स थे उन्हें भी कंफ्यूज कर दिया कि मार्केट तो गैप अप खुल गया है, क्या कल भी रैली होगी, परसों भी रैली होगी। और जो बुल्स थे वो भी आज फंस गए क्योंकि गैप अप में वो खरीदे होंगे लेकिन मार्केट्स ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं किए। एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो 25,000 के लेवल के आसपास से वहां से वो नीचे गिरने शुरू हुए। और अगर आप फर्स्ट आवर को छोड़ दें, फर्स्ट आवर में
हेवी वॉल्यूम के साथ, अगर आप चार्ट देखेंगे तो हेवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। क्या वो बाइंग हुई है, क्या वो सेलिंग हुई है, ये अभी आप एजम्पशन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद गिरता हुआ हमें दिखा, यानी कि फॉलो अप बाइंग नहीं हुई है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर स्टॉक की डंपिंग हुई है। और आज का अगर हम एफआईआई का डेटा देखें तो वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि एफआईआई भी इस रैली से कन्विंस नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि उनकी आज सेल की फिगर नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन उनकी जो बाइंग की फिगर है वो काफ़ी कम है, करीब 400 करोड़ की उनकी बाइंग की फिगर है, जो कि बहुत छोटी मानी जाती है उनके लिए। और डीआईएस ने करीब 4000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है। तो ऐसा लगता है कि एफआईआईज भी इस रैली से कन्विंस नहीं है। इनफैक्ट मेरा डेटा ये भी कहता है कि उन्होंने दरअसल स्टॉक की डंपिंग भी की है इस रैली का इस्तेमाल करके। अब आइए क्विकली आज का डेटा हम देख लेते हैं। आज का डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो आज 18 अगस्त है और निफ्टी, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी रैली हमें देखने को मिली। 245 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली और निफ्टी 24,876 पे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर अगर हम कॉल और पुट का डेटा देखें तो कॉल आईवी पुट आईवी से ज़्यादा हो गई है। ये दरअसल एक शॉर्ट टर्म में एक बाइंग फोर्स को इंडिकेट करता है और ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा गैप अप और इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिले तो लोग अपने ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस क्लोज करते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि कॉल आईवी पुट आईवी से ज़्यादा होती है तो ये शॉर्ट टर्म में बुलिश होता है। अब पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं। अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखेंगे ना, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। कल अगर आप देखिए तो 0.97, कल यानी कि जो पिछला ट्रेडिंग डे था उसमें अगर आप देखिए तो पुट कॉल रेशियो 0.97 है। वहां से सिर्फ 0.03 पॉइंट का गेन हमें देखने को मिला, जबकि निफ्टी में 250 पॉइंट का गेन देखने को मिला। तो ये हमें बता रहा है कि ऑप्शंस मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा बेरिश ही मानूंगा। अगर कल भी पुट कॉल रेशियो गिरता है तो इट्स अ साइन कि दिस रैली इमीडिएटली फिजल आउट हो जाएगी। अगर हम विक्स को देखें तो विक्स में भी अगर आप देखिए इतनी आज हमें रैली देखने को मिली, विक्स गिरा नहीं, विक्स लगभग वहीं पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब सिस्टम में जो पिछले दिनों से हमें विक्स बढ़ता हुआ दिख रहा था, एक फेयर सिस्टम में आता हुआ दिख रहा था, हालांकि वो छोटा फेयर है लेकिन वो वहां पर कम नहीं हुआ है। एक और डिसअपॉइंटिंग चीज मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूं कि आज जो ओआई एडिशन हुआ है ना निफ्टी फ्यूचर के केस में, काफी कम है। इतने सारे पॉजिटिव न्यूज, इतना मार्केट में गैप अप, लेकिन हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए? 1433। वंस अगेन ये शो करता है कि लोगों ने शॉर्ट्स तो नहीं क्रिएट किए, लेकिन लॉन्ग्स भी ज़्यादा क्रिएट नहीं हुए हैं। एक और चीज़ को अगर आप देखिए तो प्रीमियम को अगर हम देखें, करंट मंथ के प्रीमियम को देखें, इसमें तो राइज हमें देखने को मिला, विच इज़ अ गुड थिंग। लास्ट डे 40 था, वहाँ से हमने करीब 55 पॉइंट्स का जंप मार दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, एक दिन पहले जाइए, 13 अगस्त को अगर आप देखिए, 13 अगस्त से हम अगर आज का निफ्टी कंपेयर करें तो करीब 250 पॉइंट्स का राइज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम देखेंगे ना तो प्रीमियम एक्चुअली गिरा है, 100 से हम 95 पे आ गए हैं। और यही सिचुएशन हमें अगर आप पुट कॉल रेशियो में भी देखें, सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर 13 अगस्त को देखें तो पुट कॉल रेशियो वाज 1.08, वो गिर के 1 पर आ गया है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वहां क्या दिखता है, वहां भी अच्छी खासी एडिशंस हुई हैं। ध्यान रहे कि हम इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं कर रहे हैं, अब शिफ्टिंग नेक्स्ट मंथ पर होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस सब खबर का इम्पैक्ट करके हो सकता है 1-2 दिन मार्केट्स ऊपर जाएं और इसको यूज करके और शॉर्ट्स क्रिएट हों। तो अब ये नेक्स्ट मंथ पे पोजीशन शिफ्ट हो रही हैं, ये भी एक बेरिश इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ में भी हम देख सकते हैं कि जितना इस मंथ के प्रीमियम में राइज हुआ उतना ही लगभग उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। टर्नओवर ह्यूज था,
1 लाख से ज़्यादा का करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर एनएससी में हमें देखने को मिला है। और जो इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि सिर्फ 1 घंटे में हेवी ट्रेडिंग हुई है, और जैसा कि हमने कहा कि वो गैप अप के साथ मार्केट खुले लेकिन ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं किए, जो कि ये बताता है कि वहाँ पर स्टॉक डंपिंग हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैं कहूँगा कि ज़्यादा बुरे नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं हैं। करीब 2000 स्टॉक्स अप रहे और 1000 डाउन रहे, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि इतनी भी ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। अब अगर आज का सेक्टर देखें तो सेक्टर में कौन अप था? सेक्टर में हमारा, जैसा कि मैंने कहा, ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा अप था, रियल्टी अप था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अप था, एनबीएफसीज भी अप थे। और अगर आप बैंक्स को देखें तो बैंक्स में एक्चुअली कम रैली आज देखने को मिली और ऊपर के लेवल से वहाँ हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो बैंक्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें नहीं दिख रहा है। अब अगर हम लेवल्स की बात करें और क्या हमें करना चाहिए, देखिए वीकेंड में खबर आई, आज मार्केट गैप अप खुला और मैंने आपसे कहा भी था कि हमें रैली अगर आएगी भी तो हमें लॉन्ग नहीं जाना है। अगर जिन लोगों ने आज सवेरे लॉन्ग किया होगा तो उन्हें लॉस ही हुआ होगा। तो अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए वीकेंड में खबर आई और आज मार्केट गैप अप खुले और हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। अब अगर इस रैली में दम है तो कल का दिन भी हमें राइज देखने को मिलेगा। मैं एक फॉलोअप बाइंग देखना चाहता हूँ। मैंने आपको डेटा दिखाया कि फ्यूचर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो, जिस तरीके से मार्केट में तेजी देखने को मिली उस तरीके की बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। और साथ में बैंक निफ्टी भी उस तरीके से निफ्टी के साथ नहीं चल रहा है। आईटी सेक्टर आज भी डाउन रहा। हम जानते हैं आईटी सेक्टर का डबल डिजिट का वेट होता है निफ्टी में, तो इसलिए अगर इसमें दम होगा तो कल के दिन फॉलोअप बाइंग आएगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपके साथ कोई लेवल शेयर नहीं कर रहा हूं, ना आपको लॉन्ग जाना है ना लॉन्ग शॉर्ट जाना है अकॉर्डिंग टू मी। और कल का दिन हम देखेंगे, कल फिर मिलेंगे और कल डिस्कस करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।